नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट विस्तार पर जल्द ही मुहर लगेगी। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम धामी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हैं। अभी कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मदन कौशिक, विनोद चमोली और बिशन सिंह चौपाल, खजानदास, वंशीधर भगत, मोना सिंह चौहान ये हैं जिनके नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। अरविंद पांडे का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि ये प्रमुख नाम है जिन पर मुहर लगने की संभावनाएं तेज है। चर्चाएं तेज है कि नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। हालांकि 5 पद खाली है, 5 पदों पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि हो सकती है बीजेपी नामों को आगे रखे। मदन कौशिक उनमें नाम है, विनोद चमोली वो है, वंशीधर भगत का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है, वही अरविंद पांडे का नाम भी बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में हो सकता है। तो धामी कैबिनेट पर जल्द ही मुहर लगने की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। लगातार दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी नजर आ रहे। इस दौरान तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस पर चर्चा करते हुए भी नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो जल्द ही संभावनाएं हैं कि धामी कैबिनेट पर जो विस्तार है वो किया जा सकता है। उन 5 सीटों पर 5 नाम फाइनल किए जाएंगे और उसके बाद कैबिनेट में उनको जगह दिया जा सकता है। हालांकि दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही इसको लेकर के इस पर विचार भी किया जा सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खनेरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है, क्या कुछ रहा पूरे दिन का और क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आया है मीटिंग में? देखो अंजलि, आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और इनका जो दौरा है ये 2 दिवसीय दौरा था। जो कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो प्रदेश में जो मंत्रियों के पद खाली हैं उसको बहुत जल्द भरना है। तो उसी के विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो जो सूची है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसमें अंतिम मुहर हाईकमान की लगनी है। इसी के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में है और हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि कब तक की लिस्ट फाइनल हो जाएगी और कब ये पब्लिश की जाएगी। हालांकि अभी ये पूरी तरह से गोपनीय तरीके से रखी गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कई जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जो लंबे समय से पिछले सरकार में मंत्री पद पे भी रहे हैं, तो उनको भी दोबारा मौका दिया जा सकता है। बहरहाल अगर हम बात करें तो चाहे वो खजानदास हो, तो राजपुर के विधायक हों, फिर चमोली जो धर्मपुर के विधायक हैं, साथ ही साथ मदन कौशिक हैं, बिशन सिंह चौपाल हैं, जैसे बड़े जो नाम है वो उसमें माने जा रहे हैं कि उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कब तक ये चीजें हो पाएंगी। बहरहाल इसी सभी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं। तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है। आज भी संगठन के कई पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है क्योंकि अब प्रदेश में जो जिन लोगों ने बेहतर काम किया है चुनाव के दौरान उनको भी कहीं न कहीं जगह देनी है और उनका भी सम्मान किया जाना है। तो इस तरफ भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो दायित्वधारी हैं उनको भी कहीं न कहीं जगह दी जा सकती है और उनको जगह मिलने के साथ साथ जो सरकार के जो कामकाज है उसमें सफलता लाने के साथ साथ उसको हल्का करने की भी कोशिश की जाएगी। जी हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे सीएम धामी की मुलाकात हो रही है और साथ ही साथ कई ऐसे नाम हैं जो सामने भी आ रहे हैं। तो क्या इसका कोई सामने आया है बात की आखिर कब तक सीएम धामी की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से इसका ऐलान किया जाएगा? और साथ ही साथ सीएम धामी का 2 दिन का दौरा खत्म होने वाला है, क्या आगे भी अभी सीएम दिल्ली में रहने वाले हैं? अंजलि, मैंने बताया कि जैसे कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं, इस दौरान वो सभी से मुलाकात भी कर रहे हैं और 2 चीजें इस पर खास हैं। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दूसरी तरफ जो संगठन के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं संगठन में जो दायित्व हैं वो दिए जाने हैं, सरकार में दायित्व दिए जाने हैं। तो इन 2 चीजों पर विचार किया जा रहा है। देखिए, सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसमें जो मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी बन चुकी है और दूसरी तरफ जो दायित्व जिन लोगों को मिल रहे हैं वो भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब उसमें अंतिम मोहर हाईकमान की लगनी है। तो अब ये बिल्कुल ये तय मानिए कि कहीं न कहीं जो सरकार है, सरकार यही चाहती है कि जो रिक्त पद है मंत्रियों के उससे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बीजेपी चीफ को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो क्या बीजेपी चीफ को लेकर के भी इसमें चर्चा किया गया इस मीटिंग में?
निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं और चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या अगले 27 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर के काम किया भी जा रहा है और बीजेपी की तरफ से जो पदाधिकारी हैं उनको भी जगह देनी है। दूसरी तरफ प्रदेश जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, अब उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनका समाप्त होने के साथ साथ उनके लिए कहीं न कहीं दूसरी यहाँ पर सीट किसको यहाँ पर दिया जाना है, किसको यहाँ पर प्रदेश की कमान दी जानी है बीजेपी की तरफ से, तो इस पर भी चर्चा की जा रही है। जी और हर्ष, ये देखना होगा कि किन नामों पर बीजेपी की ओर से मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। वो उत्तराखंड की धामी सरकार मुस्लिम समाज को ईद का खास तोहफा देने जा रही। सरकार की ओर से ईद के मौके पर गरीबों को ईद किट वितरित किए जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से ईद किट बांटी जाएगी। बताते ये चले कि यह किट ऐसे मुस्लिम लोगों को दी जाएगा जो कि लोग पूरे महीने रमजान के रोजा रखने के बाद अपने घर में अच्छे से ईद मनाने के लिए उतने सक्षम नहीं हैं। इसमें दूध, चावल, सेवई आदि भी शामिल होगा और इसी महीने ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ईद से ठीक पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के गरीब मुस्लिम वर्ग को विशेष ईद किट देने का फैसला किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है। बताते ये भी चले कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक में मोदी धामी ईद किट को लेकर के फैसला लिया जाएगा। वही देहरादून में महिला कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, जिसमें लगभग 400 महिलाएं शामिल थी और इस प्रदर्शन का नेतृत्व तो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी और दुष्कर्म की घटनाओं पर नियंत्रण न करने का आरोप लगाया। वही महिला कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं नहीं हैं और साथ ही साथ यह भी कहा कि अपराधियों में जो पुलिस का खौफ है वो कुछ नहीं रहा। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है और रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, 8 साल को भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठे हुए इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसे देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो, आप नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं, अब इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप सबूथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का, कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की,
पाई हमने नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के 7 जिलों में निर्भया फंड से जहां जल्द ही छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए जो जगह है वो तय कर ली गई है। ब्रेडकुल से निर्माण के लिए अनुबंध भी हो चुका है, जिसे आने वाले 3 सालों में पूरा किया जाएगा। बताते यह भी चले कि राज्य में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से ऐसे 12 छात्रावास बनाने की प्लानिंग की गई है, जिनमें से 7 छात्रावास के लिए जगह का चयन भी हो गया। साथ ही बजट और अन्य सारी जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी कर ली गई है। बाकी बचे हुए 5 जो जिले हैं उनमें छात्रावास के लिए जगह की तलाश जारी है। भारत सरकार के निर्भया फंड से जारी होने वाले इन छात्रावास में 50 से 150 कमरों की जो क्षमता है वो बनाए जाएंगे। वह इस योजना के अनुसार हॉस्टल के एक कमरे में 2 महिलाएं या फिर किशोरियां रहेंगी और बाकी दिव्यांग महिलाएं 10% सीटों पर प्राथमिकता दी जाएगी। वो उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन जनपद में बिना अनुमति के संचालित हो रहे अवैध मदरसों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्यवाही कर रही है, जिसका संतों ने समर्थन किया। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में साध्वी प्राची शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा मदरसों पर की जा रही कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि धामी सरकार ने जो कार्यवाही की है, अगर यही कार्यवाही हो तो ये कार्रवाई पहले हो जाती तो ये परेशानी पैदा ही ना होती। जिला प्रशासन की कार्यवाही को सही ठहराते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा सही फैसला लिया गया। तो वही हरिद्वार पहुंचे राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का कहना है कि सरकार को दूसरे पक्ष की बात भी रखनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम धामी जी जो अवैध मदरसे, अवैध मजारों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई 10-15 साल पहले हो जाती तो आज ये समस्या ना आती। समस्या बढ़ रही है, अवैध मजारे तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे। वो धामी जी को मैं और कहूंगी कि धामी जी ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। विकास के लिए उत्तराखंड को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम। देखो, मेरा मानना ये है कि जो भी सरकार कार्रवाई करे वो एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। वो सबके साथ समान बर्ताव सरकार को करना चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे। चाहे वो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो अवैध निर्माण जितने भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मदरसों को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना और इस देश में धार्मिक उन्माद फैला करके और लोगों को तंग करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा कायम कर रखा है, ये हमारे देश के हित में नहीं है। हमारे देश की ऐसी परंपराएं नहीं रही है। गंगा जमुनी तहजीब के साथ लोग यहाँ रह रहे हैं। हजारों साल की हमारी परंपराएं रही हैं। भाईचारे के साथ में सबने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और सबने देश को आजाद कराया है। सबके साथ समान भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। संभव है। वही हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। वही प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल अवैध संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई है।
मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बात मैंने बहुत बार कह ली है, मदरसों में कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बहाना है मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी। चलिए बुलेटिन में रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप सबुथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की, उसे जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। जुनून छाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम देहरादून निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जहां पर मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख की मदद ली जाएगी। वो इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं कोई उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी के तहत जो तय किए गए नियम हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए। खासतौर पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए गए।
जिससे विद्यार्थियों को भारी बैग के बोझ से बचाया जा सके। तो वही शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों को इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। के गुप्ता का यह भी कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, न कि बच्चों को बोझ तले दबाना। सरकार की यह पहल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यातायात व्यवस्था की तैयारी भी पूरी कर ली गई। इसी के साथ श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने, अन्य जो सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया गया। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। साथ साथ जो रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं, जिसमें इस बार एक पॉलिसी। वही बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न मामलों में 5,000 रुपए का इनामी आरोपी सुरेश सिंह उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया। आरोपी स्मैक तस्करी में कई समय से सक्रिय था और उसके खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में 4 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोटकी के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड का प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी लगातार निर्देश रहते हैं कि नशे के ऊपर जो है कड़े से कड़ा प्रहार करना है। इसी क्रम में कोतवाली बागेश्वर तथा एसओजी की संयुक्त टीम ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। एफआईआर संख्या 4/25 ये जनवरी में हमने मुकदमा किया था एनडीपीएस का, जिसमें चरस बरामद किया गया था, स्मैक बरामद किया गया था। और इसमें एक अभियुक्त हमने ऑलरेडी गिरफ्तार किया था, मनीष कुमार। और इसमें जब विवेचना की तो हमें ये तथ्य सामने आए थे कि इसके जो सप्लाई करने वाला अभियुक्त है, तो उसके संबंध में हमने जानकारी की थी। यह अभियुक्त सूर्या, इसको हमने सुरेश सिंह उर्फ सूर्या, यह द्वारसो का निवासी है। इसको हमने धारा 29 एनडीपीएस का मुलजिम बनाया था और ये लगातार वांछित चल रहा था और इसको हमने 5,000 का इनामी भी। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।